थी मेरी आंख की बस रोशनी गई, थी मेरी आंख की बस रोशनी गई, लोग समझे कि मेरी जिंदगी गई। शुक्र है आंख की बस रोशनी गई, शुक्र है आंख की बस रोशनी गई, ना गया दिल न मेरी दिलकशी गई। आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हैं अपने दीपक कुमार गुप्ता जी के साथ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, डॉक्टरल स्कॉलर हैं आईआईटी दिल्ली में। और इनका अगर हम पिछला एजुकेशनल रिकॉर्ड देखें तो ये रामजस कॉलेज और सेंट स्टीफन के स्टूडेंट रहे हैं। दीपक जी को इसके साथ साथ इंदिरा एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और दीपक जी गजल और पोइट्स में काफी दिलचस्पी रखते हैं। ये जापानीज कल्चर और जापानीज लैंग्वेज के एंथुसियास्ट हैं, और जो कि ना खुद सीखने के बजाय बल्कि दूसरे दृष्टिबाधित बच्चों को भी जापानीज कल्चर और जापानीज लैंग्वेज को सिखाते हैं बिहार में। तो आज दीपक जी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है जी। शुक्रिया शुक्रिया। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि आपका जो जर्नी रहा, आप बिहार से आते हैं, आप थोड़ा हमें बताना चाहेंगे कि आपका जो दृष्टि बाधित जो था वो शुरू से था या धीमे धीमे गया या किस तरीके से गया, और आपका जो पढ़ाई रहा बिहार में उसका कैसा रहा था, और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए इसके साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और जहाँ तक मेरे पढ़ाई का सवाल है, मैं बिहार से हूँ और बचपन बिहार में ही बीता है। 8वीं क्लास तक मैं बिहार में ही पढ़ा। मेरा स्कूल था बुधन चौधरी मध्य विद्यालय, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। और वहीं पे नोखा हमारा टाउन है, कस्बा है, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और वहीं पे मेरा ये स्कूल था। तो ये एक्चुअली नॉर्मल स्कूल कह सकते हैं जिसको, नॉन डिसेबल्ड लोग, बाकी लोग भी पढ़ते हैं। वहां पे ही मैं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ब्रेल भी होता है ब्लाइंड लोगों के लिए, मेरे घर पे भी नहीं मालूम था। तो वहां पे हमें अन्य छात्रों के साथ ही पढ़ना था, और उनके साथ पढ़ते समय चैलेंजेस तो बहुत थे कि हम देख नहीं सकते थे प्रिंट बुक्स, और हमारे पास ब्रेल बुक्स थी नहीं। दूसरी तरफ जो आजकल टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एआई का जमाना है, रिकॉर्डर्स हैं, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, ये सब कोई फैसिलिटीज थी नहीं वहां पे। तो मुझे क्या करना पड़ता था, जो टीचर एक बार पढ़ाया, जो बोला उसने, मुझे उसको उसी समय याद कर लेना था। अगर मैं नहीं ध्यान दिया तो वंस गॉन देन गॉन फॉर एवर। मुझे पूरा याद कर लेना था सुनते ही। कुछ मेरे दोस्त थे, मेरे फैमिली के मेंबर्स थे, वो लोग मेरे लिए कुछ रीडिंग कर देते थे, पर वो रीडिंग भी एक लिमिटेड ही कर सकते थे। तो जितना भी उन्होंने किया वो बहुत फायदेमंद रहा। हालांकि बिहार के शिक्षा का सबको पता है, वहाँ पे आज भी शिक्षक हैं, विद्यालय हैं, लेकिन शिक्षा की कमी है कहीं ना कहीं, गैर विकलांग लोगों के लिए भी। तो मैं तो खैर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, दृष्टिबाधित, तो वहां पे मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम तो और भी कुछ भी नहीं था। परंतु मैं फिर भी अच्छा मेहनत करना चाहता था, और 2-4 टीचर्स हर जगह मिल जाते हैं। एक टीचर मुझे स्पेशली जवाहर सर थे हमारे नोखा से ही, वो मेरे स्कूल में धूप में बैठा के मुझे मैथ साइंस पढ़ाते थे। वो मुझे इंग्लिश भी डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग में पूछता था, वो बताते थे, फिर मैं डिक्शनरी खुद नहीं देख पाता था। मैं ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज सुनता था इंग्लिश में, और जो भी नए शब्द मिलते थे मुझे अंग्रेजी के, मैं आके पूछ लेता था उनसे। मेरे घर पे भी मेरे भाई है विकास, वो पढ़ देते थे डिक्शनरी से कुछ एक शब्द, मैं पूछ लेता था, तो वो खोज के बताते थे। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई अंग्रेजी सीखने की भी। और इंग्लिश से तो शुरू से ही मेरा लगाव रहा, लेकिन साथ साथ में मैं अपनी भाषा जो है हिंदी, उसके साथ भी गहरा जुड़ाव रहा है। भोजपुरी तो अपना नेटिव लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, तो उससे भी अपना अच्छा राब्ता रहा। लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी का जो ये जीवन होता है, बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो संघर्ष से भरा रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो संघर्ष भी बहुत मायने रखता है, तभी मैं पहुंच पाया आगे। और इसमें एक कड़ी तब जुड़ी, कुछ नया मोमेंट आया जब मैं 8वीं क्लास में था, और एक स्पेशल एजुकेटर जो कि
हमारे यहाँ दृष्टिबाधित लोगों को या विकलांगजन को पढ़ाने आते हैं। तो उन्होंने मुझे ब्रेल से परिचित कराया और फिर वहाँ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हुआ 1 महीने में और मैं सीख गया। तो वो प्रभावित हुए, उन्होंने बताया कि स्पेशल एजुकेशन के लिए स्कूल्स होते हैं। बिहार में तो पटना में है उतना दूर, लेकिन उससे बेहतर उन्होंने बताया फैसिलिटीज मुझे दिल्ली में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में मिलेगी। तो यहाँ मैं ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में आया और यहाँ पे मेरी सेल्फ डिपेंडेंट मैं यहाँ पे हो गया और इंडिपेंडेंट रीडर हो गया। मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये जो वहां से आने की यहाँ तक जर्नी रही, वो भी हालांकि मुश्किलों से भरा था। दिल्ली आना भी आसान काम नहीं होता है, पर मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, तब मैं यहाँ बीआरए में आया, जो कि गेम चेंजर रहा। जैसा कि आपने बताया कि आपके स्पेशल टीचर जो बिहार में थे, उन्होंने आपको बीआरए के बारे में बताया, बीआरए दिल्ली के बारे में बताया। तो जरा बताएंगे कि लाइक बीआरए, ठीक है, आप बीआरए दिल्ली में आ गए, तो बीआरए दिल्ली की जर्नी कैसी रही आपकी? जी, बीआरए का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पे एडमिशन लेना एक अपने बाप में उपलब्धि थी। आसान काम नहीं होता है ना, वो एक कक्षा में आना, क्योंकि अब बचपन में ही यहाँ कक्षाएं भर जाती हैं स्पेशल स्कूल्स में। परंतु कुछ शिक्षक रहे मेरे लिए सपोर्ट के, और दरअसल मेरा जब इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो उसमें मैं बाकी सब चीजें अच्छे से कर पा रहा था। म्यूजिक में थोड़ा बहुत आता था, इंग्लिश आती थी, जीके वो सब बता पाया, पर ब्रेल मैं बहुत बेसिक सीख पाया था। और यहाँ पे पूरा ब्रेल में ही एग्जाम देना है, ब्रेल में ही पढ़ना है। किताबें मेरे को मिल गई इंटरव्यू में कि किताब ब्रेल पढ़िए। मैं ब्रेल लिख पाता था, पढ़ नहीं पाता था। तो पढ़ने के लिए मेरे को फिर सीखना पड़ा। मुझे प्रोविजनली एडमिशन दिया गया कि अगर मैं 2-3 महीने में ब्रेल अच्छा पढ़ना सीख जाऊं और एग्जामिनेशन निकाल लूं तो ही मुझे रखा जाएगा। तो वो मेरे लिए एक अच्छा मौका था, मैंने मौके को भुनाया और अच्छे से ब्रेल मैंने सीख ली। और उसके बाद तो फिर आई नेवर लुक बैक। 9th में भी फर्स्ट डिवीजन, 10th में मैंने क्लास टॉप किया, 11th में क्लास टॉप किया। तो मुझे फिर इंदिरा अवार्ड जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, उससे भी सम्मानित किया गया। और फिर अप्रिसिएशन लेटर मिला यहाँ से 12th पास करने के बाद। उस टाइम पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो ये उसके साथ में यहाँ बीआरए में आने के साथ मेरे दरवाजे खुल गए। मैं केवल पढ़ाई ही नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ से मैं को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एक्सटेम्पोर स्पीच कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा। स्टेट लेवल पे हम लोग फर्स्ट ले आए कव्वाली कॉम्पिटिशन्स में, ग्रुप सॉन्ग्स में, क्लासिकल म्यूजिक में मैं जाने लगा, पोएट्री रेसिटेशन में। तो वो नॉन डिसेबल्ड बच्चों को, गैर विकलांग जो छात्र थे दिल्ली के आसपास के, वो उनके साथ कंपटीशन रहा। उनके साथ हमने जब भाग लिया प्रतियोगिताओं में और अच्छे प्राइजेस ले आए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसने हमारी सोच को भी, हमारे जीवन को भी प्रभावित किया। और बिहार में श्री केसी पांडे सर जैसे अच्छे जानकार और प्रबुद्ध कहना चाहिए, अभिभावक तुल्य लोग रहे, जिन्होंने हमें पल पल पे गाइडेंस दिया और हमें हमेशा नया कुछ करने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएं रही, प्रेरणा मिली लोगों से और दोस्त मिले, और हम अपने जीवन का आगे का राह देख सके कि क्या हमारा फ्यूचर यहाँ नजर आने लगा। दीपक जी, आप अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जी। आपका अंग्रेजी के प्रति किस तरीके से लगाव हुआ, किस तरीके से आपने फॉलो किया? और जैसे कि अगर हम नॉर्मल इंसानों की बात करें, जो नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, उनके नजरिए में एक उनके दिमाग में ये रहता है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं या कोई भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त जो इंसान है, उनको हम एक दयनीय भाव के तरफ से देखते हैं। लोग जो हम सामान्य लोग हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये लोग कम हैं। तो इसके लिए आप, मेरे को लगता है आप परफेक्टली आंसर कर सकते हैं इस चीज को। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आप अंग्रेजी में किस तरीके से इंटरेस्टेड हुए, और सेकंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे कि आपको लोग है ना, जो भी लोग इस तरीके से सोचते हैं, उसको कैसे टैकल करें? देखिए, दोनों ही एजुकेशन की जर्नी
और दूसरे साथ जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। तो हमारा एजुकेशन और एक्टिविज्म दोनों एक साथ चला। इसको हम कहते हैं एकेडमिक एक्टिविज्म, आजकल डिसेबिलिटी स्टडीज में कहते हैं। देखिए इंग्लिश का मैंने जैसे बताया कि बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था, तो डिक्शनरी से नए नए वर्ड समझना, पूछना टीचर से, दोस्तों से, और उसके साथ साथ में मैं इंग्लिश कमेंट्री भी सुनता था। क्रिकेट मैच का मैं फैन रहा हूँ, तो ऑल इंडिया रेडियो पे क्रिकेट मैच सुनता था और मैं कमेंट्री करने लगा था, तो बड़े ताज्जुब से लोग देखते थे। मैं अपने मोहल्ले के गली क्रिकेट खेलते थे लोग, तो उनके साथ मुझे ले जाते थे, इसलिए कि मैं इंग्लिश कमेंट्री करूंगा। और फिर इंग्लिश के साथ साथ में मैं न्यूज भी सुनता था, तो इंग्लिश बोलचाल की भाषा में समझने लगा था। यहाँ बीआरए में आने के बाद बुक्स मिल गई, तो ब्रेल से और टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर, फोन और डेजी प्लेयर्स, ऑडियो बुक्स, ये सारे पढ़ने लगे, तो इंग्लिश और मजबूत हुई। लेकिन फिर भी मेरा इरादा अंग्रेजी ऑनर्स या अंग्रेजी से ही आगे हायर एजुकेशन में जाना ऐसा नहीं था शुरू में। पर ये ताज्जुब की बात है कि 12th क्लास में मेरा जब रिजल्ट आया तो सारे ही सब्जेक्ट्स में मेरे 90 अबव मार्क्स है, लेकिन इंग्लिश में ही जो है मेरे 90 अबव मार्क्स हैं, पर हिंदी में 57 मार्क्स हो गए। मेरा मन था पहले 12th में जब मैं आया कि मैं हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई करूंगा, पर हिंदी में मार्क्स कम आ गए, तो मैंने मन बनाया कि इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई करूंगा। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज से मुझे पहले से था इरादा, सीखना है, लैंग्वेज के प्रति जोश था, पर इंग्लिश से लिटरेचर से आगे ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स करना है, ये तब बना जब मेरे हिंदी में जो है मार्क्स कम आ गए, इसके कारण हिंदी ऑनर्स नहीं ले पा रहा था। तो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, साहित्य होता है, इंग्लिश लिटरेचर, और वो मेरा डिसीजन बहुत सही साबित हुआ। इसलिए मुझे अब लाइफ में बिलीफ सिस्टम है मेरा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अगर ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते, आप कुदरत को मानते, आप यूनिवर्स को मानते, कुछ तो मानते हैं, खुद को तो मानते हैं, तो जो कुछ भी होता है एक रीजन के लिए होता है, भले हमें आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे सेटबैक्स भी आए, लेकिन मैंने उसको बुनाया, और आई मीन ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह सकते हैं। मैंने इंग्लिश एजुकेशन में आया तो मैं हिंदी ऑनर्स की भी जो कमी थी, मुझे जो पैशन था हिंदी लिटरेचर, वो भी कर पाया। और मैं पीएचडी में भी प्रेमचंद के भी रंगभूमि एक उपन्यास, उस पर भी मैं थीसिस लिख रहा हूँ। तो मैं सारे ही साहित्य को पढ़ रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के नाते, और पढ़ाना तो है ही अपना। तो मेरा मुझे लगता है कि विस्तार, अपना जो अध्ययन क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया, और क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीडिंग, ये क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी चीजें हम बेहतर सीख पाए इंग्लिश एजुकेशन में आके। और फिर ऑफ कोर्स it also led to a successful career of assistant professor। I am इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे, तो वहां का भी अपना आनंद है जी। अच्छा, दूसरा सवाल पर फिर आते हैं। आपका जो सवाल क्या था कि बाकी लोग जो सोचते हैं डिसेबिलिटी के बारे में, उसके लिए हमने क्या सोचा, क्या किया। जो नॉन डिसेबल का जो एक इमेज है, परसेप्शन है डिसेबल्ड को लेके, यही कहना चाहते थे ना? बिल्कुल। आपको ये ना समझा जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेचारे हैं, या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली क्या है ना, ये धारणा आती है हमारे समाज से, हमारे परिवेश से, हमारे फैमिली से, कि बचपन से हम चूंकि देखते हैं डिसेबल व्यक्ति को सड़क पे भीख मांगते हुए, या ट्रेनों में भीख मांगते हुए, मंदिर में भजन गाते हुए। ऐसा नहीं है कि डिसेबल व्यक्ति, कोई भी डिसेबल व्यक्ति हो, वो खुद से ही ऐसा सोच रहा है कि मुझे यही करना है। बचपन से अगर आपको बताया जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो सच बात यही है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बचपन में आपको सपोर्ट मिले, सही डायरेक्शन मिले, तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं। तो वो सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला। अगर नहीं मिलता तो फिर मैं भी कहीं सड़क पे भीख मांग रहा होता, यहाँ नहीं बैठता, आपके सामने बात कर रहा होता। तो ये दरअसल सोच के ऊपर है कि अगर फैमिली में एजुकेशन है, अवेयरनेस है। लेकिन बिहार में बहुत दिक्कतें, बिहार क्या पूरे देश में दूर दराज इलाके में, हम तो दिल्ली में बात कर रहे हैं बैठ के, वहां पे पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते डिसेबल्ड चाइल्ड को स्कूल में, और स्पेशली बगल में तो स्पेशल स्कूल्स है नहीं। और इंक्लूसिव स्कूल्स भी आजकल दिल्ली में आ गए हैं, जहाँ पे नॉन डिसेबल्ड, डिसेबल्ड चाइल्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन
वहां पे नहीं है। आप दूर दराज के इलाकों में, बाकी स्टेट्स में फैसिलिटीज नहीं है। इवन प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में भी डिसेबल को या तो एडमिशन नहीं मिलता है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो समान अवसर ही नहीं है, तो वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए इंक्लूसिव सेटअप में, वो नहीं स्कूलों में। तो मैं कहूंगा कि ये जो सोच है वो दरअसल हमारी इस मानसिकता से आती है। एबलिज्म उसको कहते हैं डिसेबिलिटी स्कॉलर्स, कि एबलिस्ट हमारे एक स्टैंडर्ड बॉडी, स्टैंडर्ड तरीके से सोचता है समाज, और जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं उनको एक डिविएंट बॉडी, मतलब उनको नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है, वो एबनॉर्मल माना जाता है। मैं नॉर्मल एबनॉर्मल की इस बात से सहमत नहीं हूँ। या तो सारे नॉर्मल हैं या तो कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने या कुदरत ने या ईश्वर ने, जो आप माने, कुछ भी परफेक्ट नहीं बनाया है। तो इस हिसाब से देखें तो हर कोई इम्परफेक्ट है, और एक एंगल से हर कोई के पास कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस है, भले वो टेम्पररी हो। सच पूछिए, हर सेकंड हर कोई ना कोई डिसेबल्ड हो रहा है। एक्सीडेंट के कारण अनफॉर्चुनेटली पीपल आर गेटिंग डिसेबल्ड, एंड आफ्टर सर्टेन एज एवरीबडी विल बी डिसेबल इन सर्टेन मैनर। आंखें कमजोर आजकल तो बचपन में ही चश्मे चढ़ जा रहे हैं। इट डजंट मीन कि डिसेबिलिटी इज एक्सपीरियंस एलियन टू एवरीवन। नो, द एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी इज देयर, जस्ट दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट। तो ये जो एक्सपीरियंस है डिसेबिलिटी का, अगर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दरअसल हर कोई है जो कुछ ना कुछ नहीं कर पाता है। एवरीबडी हैज सम पोटेंशियल टू डू समथिंग, एंड एवरीबडी विल बी देयर कि कुछ ना कर पाए। लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं जो सब कुछ कर पाए। सो इट मीन्स वी ऑल कैन डू सर्टेन थिंग्स, एंड वी ऑल are in a position where we can't do everything। तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम डिपेंडेंट है, इसका मतलब वी आर इंटरडिपेंडेंट। तो इसमें डिसेबिलिटी को अलग से उनको डिफरेंशिएट करना, उनको अलग थलग कर देना, ये समाज का रवैया दरअसल रहा है अनंत काल से, लेकिन अब थोड़ा बदल रहा है। और लोगों को मैं कहूंगा कि समान अवसर दीजिए, हमें अपना मित्र बनाइए। We don't want sympathy or charity। हमें मित्र बना के देखिए, we can together make a better and inclusive world। आजकल तो डिसेबल्ड लोग आईएएस ऑफिसर्स बन रहे, यूपीएससी कर रहे हैं, स्टेट में भी पीसीएस में जा रहे हैं, प्रोफेसर्स बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, बैंकर्स बन रहे हैं, मैनेजर्स है बैंक में, तो सब प्रोफेशंस में है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। भले ही आप एक सामान्य बॉडी रखने वाले इंसान हैं, लेकिन अगर जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं और आपको अगर चाइना में या कोई ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर आप अपनी भाषा से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, भले ही आप बोलना जानते हैं, आप सब कुछ सही करना जानते हैं, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपकी भाषा, आपकी अगर आप लिखना भी चाहें तो लिखने के ढंग से भी आप उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भाषा को वो जानते नहीं है। तो वहां पर अगर आपको कोई बोले कि ये डिसेबल्ड पर्सन है, तो दैट इज नॉट राइट। वो आप सही हैं, लेकिन आप अपनी भाषा को समझा नहीं सकते हैं, ना तो लिख के ना बोल के, क्योंकि आप वहां पर एक तरीके से अब वहां पर डिसेबल्ड है उन लोगों की नजरों में। तो आप इनको भी इसी थिंकिंग में रखिए और समझिए कि ये है ना, अगर इनको परिप्रेक्ष्य दिया जाए, अगर हम केवल जस्ट सड़कों पर एक गाइडलाइन या फिर तो कुछ एक सर्टेन पैरामीटर्स को चेंज कर दें, तो इनको हाथ देकर चलने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप से अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे और अपने गंतव्य तक बिना किसी सहायता के पहुंच जाएंगे। जी, इंपॉर्टेंट बात कही आपने। बिल्कुल, ये एक्सेसिबिलिटी का मसला है, रीजनेबल अकोमोडेशन का मसला है। अगर एक व्यक्ति जो व्हीलचेयर यूजर है, व्हीलचेयर पे जाता है और उसके लिए पब्लिक बिल्डिंग में रैंप नहीं है, तो वहां पे वो डिसेबल्ड है, लेकिन अगर रैंप बना लिया तो व्हीलचेयर यूजर पहुंच गया। बिल्कुल। तो ये दरअसल सोसाइटी ने बैरियर्स क्रिएट किया है, ये सोसाइटी हमें डिसेबल्ड बनाती है। सोसाइटी का अप्रोच जो ये मान के रखा गया है कि यहाँ पे सारे लोग देखने वाले ही होंगे, सारे लोग पैर से सीधे चलने वाले होंगे, सारे लोग सुनने वाले होंगे, ये सोच के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा तैयार किया गया है। तो ये जो सोच है ना कि सब लोग एक खास तरीके के ही शरीर वाले होंगे, खास तरीके के सोचने वाले होंगे, सारे सेंसेस काम कर, उस हिसाब से सारा जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो असली जड़ है प्रॉब्लम।
यहाँ पे एक लेनार्ड जे डेविस बड़े डिसेबिलिटी स्कॉलर हुए, उनका मैं कोटेशन यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा। द प्रॉब्लम इज नॉट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो कहते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज बट प्रॉब्लम इज द वे दैट नॉर्मेलिटी इज कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल क्या है, इस सोच के स्टैंडर्ड क्या है, उस हिसाब से जो बनाया गया है वो प्रॉब्लम है, डिसेबल व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट डिसेबिलिटी इज अल्टीमेटली डाइवर्सिटी। हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, इतने लैंग्वेजेस हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतनी पहरावे हैं, इतने राज्य हैं, सबके अलग अलग तौर तरीके हैं। आप विदेश में बाहर जाएंगे दूसरे देशों में तो उनका अलग। तो इतना, इसका मतलब कि विविधता से ही पूरा समाज, पूरा देश चल रहा है। और डिसेबिलिटी एक डाइवर्सिटी है, एक दूसरा तरीका है जीने का। मतलब इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस इज डिफरेंट वे ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, इट इज डिफरेंट वे ऑफ सीइंग एंड नोइंग द वर्ल्ड। तो मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई ब्लाइंडनेस, जो कि बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट लगेगा कि मतलब ब्लाइंडनेस कैसे एंजॉय कर, पर लोगों को क्योंकि डिसेबिलिटी एक ट्रेजेडी लगती है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, दुखी होंगे। पर आपने देखा होगा आसपास जितने आप हमारे मित्रों से मिलते हैं, कि आपको लगता है कि हम दुखी किसी भी नहीं, हम तो खुश हैं भाई, क्योंकि वी एक्सेप्ट एज वी आर। और सोसाइटी को भी जरूरत है कि वो एक्सेप्ट करे हम जैसे हैं वैसे। और जहां पे एक्सेप्टेंस हो जाएगी, क्योंकि लोग खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरों को क्या कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करे, इसलिए डिसेबल या बाकी लोगों को भी, जहां पे भी डिफरेंट आपको दिखेगा डिफरेंस, वहां पे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वो एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन की जरूरत है। बिल्कुल। सो फॉर द कॉन्टेक्स्ट, लाइक जो भी हम डिजाइन करते हैं, घर या फिर तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग, हाँ, बस हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना है, जस्ट उस डिजाइन को थोड़ा सा ट्वीक करके उसको हम एक्सेसिबल बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा फंड को डिसबर्स करना है इन द बिल्डिंग और मेकिंग सम इंस्टीट्यूशन, जस्ट थोड़ा सा उसको यूनिक तरीके से डिजाइन करें और वही बिल्डिंग एक्सेसिबल हो जाएगी फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड पीपल और फॉर द व्हील चेयर पीपल, एंड दैट्स मेकिंग द व्हील चेयर पीपल एंड विजुअल इम्पेयर्ड पीपल enabled for the particular institution or the building. यस, ये गवर्नमेंट की तो बिल्डिंग गाइडलाइंस भी हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं। इनफैक्ट यूजीसी जो हायर एजुकेशन हैं, उनके लिए मैंडेट है कि इंक्लूसिव बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होना चाहिए, पूरी गाइडलाइन है, पर फॉलो नहीं हो रहा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो हमारा फंडामेंटल जो ऑर्डिनेंस है, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये हमने रैटिफाई किया था 2006 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यूएनसीआरपीडी, उसको हमने अंगीकृत करके, स्वीकार करके भारत में लागू किया 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाकर। पर उसमें जो गाइडलाइंस हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉलो नहीं होता है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके कारण और प्रॉब्लम्स है, कोर्ट्स में जाना पड़ता है इनएक्सेसिबिलिटी को लेकर। और अच्छा एक चीज बता दो, इनएक्सेसिबिलिटी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ही नहीं है, फिजिकल इनएक्सेसिबल तो है ही, ऑनलाइन जो डिजिटल वर्ल्ड है वो भी इनएक्सेसिबल है। मतलब वेब एक्सेसिबिलिटी की भी जरूरत है। वेबसाइट्स को अगर हम स्क्रीन रीडर, जो हम लोग एनवीडीए जॉज यूज करते हैं, या फिर हम लोग टॉक बैक यूज करते हैं मोबाइल फोन्स में, वॉइस ओवर एप्पल पे आता, उसके साथ कंपेटिबल ही नहीं बना रहे एप्लीकेशंस। गवर्नमेंट वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं है, इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी एक बैरियर क्रिएट होता है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। तो वो जो डिजिटल डिवाइड है, वो इसके लिए भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है, WCAG है, लेकिन उसको भी कुछ जगह पे फॉलो हो रहा है। यूरोप अमेरिका में होता है, वहां केस हो जाता है, इंडिया में अभी भी लोग बहुत हल्के में लेते हैं एक्सेसिबिलिटी को। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है, और जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें चेंज करना है। जैसे बिल्डिंग बनाते समय थोड़े से ट्वीक करने हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, एज वेल एज जो डिजिटल डिवाइड की बात की, हमें अपनी वेबसाइट बनाते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो वेब स्क्रिप्ट है वो रीडेबल हो, जिससे कि लोग एक्सेस कर सकें उसको इजीली। तो ये सारे चेंजेस हमें अपने परिवेश में करने होंगे, और जिससे कि वो मोर एक्सेसिबल हो सके, सभी यूनिवर्सल डिजाइन हो जाएगा, यूनिवर्सल डिजाइन के लिए ही एक्सेसिबल है। दरअसल एक्सेसिबिलिटी ऐसी चीज नहीं है जो कि डिसेबल्ड को ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास रैंप है तो वो डिसेबल्ड को नहीं, एज ओल्ड को लोगों के लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल, वुमेन के लिए भी हेल्पफुल है वो, बिल्कुल। तो वो यूनिवर्सल डिजाइन है जो कि सबके, जो कई लोग टेक सेवी नहीं है,
उनके लिए एक्सेसिबल अगर आपने बना दिया वेबसाइट, सबके लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक जी नॉट ओनली अकेडमिशियन बट ऑल्सो अ गुड पोएट। सो आप जरा Poetry। अपने जो कुछ पंक्तियां हैं या फिर तो कुछ कामों के बारे में बताइए और कुछ लाइन हमें भी सुनाइए। जी, पोएट्री भी मेरा दरअसल मैं जो शायरी करता हूँ वो भी एक अवेयरनेस का काम है, एक्टिविज्म का काम है। उसमें मैं अपनी चिंतन, अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ, जिसमें डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस भी आए। डिसेबिलिटी कैसे यूनिवर्सल भी हो सकता है और पर्टिकुलर भी हो सकता है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको गजल के कुछ अशार सुनाता हूँ, क्योंकि शायरी लिखता हूँ यूट्यूब पे और मैं डालता भी हूँ दीपक रोहतासी नाम से। तो मेरा मत है कि ब्लाइंडनेस एंड डिसेबिलिटी इज न्यू एस्थेटिक्स। तो उसमें हम अपने एंगल से बात कह सकते हैं। जैसे कि लोग पूछते हैं ना कि ब्लाइंड लोग देखते कैसे, आप ब्लाइंड है देखते कैसे, तो उनको मैं जवाब में ये पंक्ति सुनाता हूँ, अक्सर सुनाता हूँ मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ तो, कि मैंने कहा कि कान से, नाक से, हाथों की छुअन से देखते हैं। कैसे देखते हैं उसका आंसर है, एक शब्द आएगा नाबीना, ब्लाइंड को बोलते हैं, विजुअल इंपेयर्ड को। कान से, नाक से, हाथों की छुअन से देखते हैं, हम वो नाबीना हैं जो पूरे बदन से देखते हैं। वी आर द होल बॉडी सीयर, मतलब हमारा अल्टरनेटिव तरीका है देखने का दुनिया को ना, कि हम वो नाबीना है जो पूरे बदन से देखते हैं। हाउ दैट पॉसिबल? बिकॉज हम आंखों से नहीं देख रहे, तो वी सी थ्रू टच, वी सी थ्रू साउंड, वी सी थ्रू स्मेल, एंड होल बॉडी विल हेल्प अस टू सी। क्योंकि आप आंखों पे निर्भर हैं, इसलिए आंखों के अलावा आप बाकी सेंसेस का यूज नहीं कर पाते। हम प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी नहीं सारे डिसेबल एक तरीके से देखते हो, एक तरीके से समझते हो दुनिया, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उनके बाकी सेंसेस थोड़े अलग तरीके से काम करेंगे। इवन आप नॉन डिसेबल हैं, आप भी अगर आंख बंद करके हमारी तरह चलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दुनिया को महसूस किया जा सकता है, सुन के भी और छू के भी। पैरों के स्पर्श से जमीन पता चल जाएगी कि ये किधर जा रहा है। आप साउंड्स कान में सुन के बता देंगे कि डायरेक्शन किधर है, किधर ट्रैफिक है, किधर गेट है। और आप बॉडी पे प्रेशर पड़ता है विंड का, ब्रीज, उससे पता चल जाएगा कि एको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विंड का प्रेशर क्या है, तो दीवार है सामने या कुछ खाली जगह है। तो ये चीजें माइन्यूट चीजें हैं जो कि ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिस के साथ आती है। तो ये मैं शायरी में बोलता हूँ। और बाकी देखिए, शायरी में अवेयरनेस का भी काम है और शायर अपने मनोरंजन के लिए भी लिखता है। हर तरीके की शायरी हालांकि मैं करता हूँ, पर अभी डिसेबिलिटी की बात हो ही रही, तो एक और कुछ शेर सुन लीजिए ब्लाइंडनेस पे, कि थी मेरी आंख की बस रोशनी गई, थी मेरी आंख की बस रोशनी गई, लोग समझे कि मेरी जिंदगी गई। शुक्र है आंख की बस रोशनी गई, शुक्र है आंख की बस रोशनी गई, ना गया दिल, न मेरी दिलकशी गई। मतलब ब्लाइंडनेस इज इक्वल टू लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी ही चली गई। कि थी मेरी आंख की बस रोशनी गई, लोग समझे कि मेरी जिंदगी गई। शुक्र है आंख की बस रोशनी गई, शुक्र है आंख की बस रोशनी गई, ना गया दिल, न मेरी दिलकशी गई। और ये शेर है कि नैन मिलने से जरूरी है दिल मिले। तो नैन मिलने से काम नहीं चलता ना, रिश्ते इसलिए तो आजकल नहीं चलते, क्योंकि नैन मिलने से जरूरी है दिल मिले। यूं तो पलकों के तले आशिकी गई, यूं तो पलकों के तले आशिकी गई। और देखिए सूरदास जी ने कैसे वर्णन किया सौंदर्य का कृष्ण जी के, और गोपियों के और कृष्ण जी के जो अंतरंग संबंध, प्रेम, और उसका जिक्र इस तरह से इमेजिनेशन से किया कि लोग भी आजकल भी दंग रह जाते हैं कि कैसे उन्होंने देखा, समझा। तो मैं कहता हूँ सूरदास जी ने अपने इमेजिनेशन से, कल्पना शक्ति से देखा, और हम लोग भी दुनिया को ना कल्पना से, माइंड से, अपने मन से, अपने कल्पनाशीलता से ही समझते हैं। तो उस पे मैंने शेर कहा कि सूर ने शाम का देखा है रंग रूप, सूर ने शाम का देखा है रंग रूप, ना गए नैन जहां लेखनी गई। लेखनी बहुत दूर तक जाती है, ना गए नैन जहां लेखनी गई। और
खुदा को कैसे आप देखेंगे? आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन। महसूस किया जाता है ईश्वर को, या इन प्रकृति को, या अपने आप को भी महसूस किया जाता है। तो उस पे कहा कि कौन कैसा है खुदा, है तो है कहाँ? कौन कैसा है खुदा, है तो है कहाँ? इन सवालों में तेरी बंदगी गई। और ये गजल के कुछ शेर थे। और चलिए आगे, जैसा आपका सवाल। दीपक जी गजल भी करते हैं, हम्म अंग्रेजी के प्राध्यापक भी हैं, और केवल यही नहीं, ये आजकल जापानीज कल्चर और जापानीज लैंग्वेज को भी स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने एक लेवल तक एग्जाम भी क्वालिफाई किया है जापानीज में। इसके साथ साथ वो नए बीआरए के स्टूडेंट्स और लाइक जो आउटसाइड दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं, उनको भी जापानीज लैंग्वेज और जापानीज कल्चर के बारे में बताते हैं। और उसकी क्लासेस बीआरए में लगती हैं हर संडे को। तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए, जो कि इंटरेस्टेड बच्चे हैं उसके लिए फ्यूचर में अप्लाई कर सकें या सीख सकें। जी देखिए, जापानी का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, हमारे केसी पांडे सर जिन्होंने जापानी ब्रेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया बीआरए में, जब हम स्कूल में थे तभी हमारे मन में था कि बाकी दृष्टिवान बच्चे एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई स्पेनिश, कोई फ्रेंच, कोई कुछ सीख रहा है, तो हमें क्यों ना मौका मिले। तो ये एक पहल थी, और इसके स्वरूप में हमारा ये क्लासेस चल रही हैं बीआरए में बदस्तूर। इसमें मैंने पहले सीखी जापानीज, अभी भी सीख रहा हूँ। अभी मैंने 5 लेवल होते हैं जापानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, तो N5 और N4 मैंने क्लियर किया। और अब कोऑर्डिनेट करता हूँ ये क्लासेस। ब्रेल, जापानीज ब्रेल भी हमने सीखी, इसके माध्यम से हमने एग्जाम दिया JLPT का N5 N4, और हमारे स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि जापानीज कल्चर का जो फेस्ट होता है दिल्ली में, उसमें भी भाग लेते हैं। किजुना एक होता है, कोनिचिवा, और स्पीच कॉन्टेस्ट में भी जाते हैं जापानी भाषा, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरी तरफ मैंने जो अपना महसूस किया, वही चीज मैं बच्चों में देख रहा हूँ कि जापानी के माध्यम से आप अंग्रेजी को भी बेहतर महसूस कर समझ पा रहे हैं। आप अपनी 2-3 भाषाएं, आपकी हिंदी बेहतर हो रही है क्योंकि भाषाएं जुड़ी हुई है, और भाषा कोई भी एक नए दुनिया को खोलती है। तो इट ओपन्स अप अ इंटायर न्यू वर्ल्ड फॉर यू। तो जापानी सीख के आप, कई लोग पूछे क्या करेंगे, जरूरी नहीं आप करियर बनाए, लेकिन इसके माध्यम से नए लोगों से मिलेंगे, नए संस्कृति, नए इतिहास, नए के पन्ने खोलेंगे आपके पास, और नए लोगों से जुड़ के आप नई बातें जरूर सीखेंगे। तो हमारे ये जो ग्रुप है सवारू नियोंगो, इस पे हम लोग अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं। कोई प्रोफेसर है आईटी का, कोई जापान से है, जर्नलिस्ट आया, कोई एम्बेसी से आ रहा है, और अपनी एक्सपर्टीज बता रहे हैं। कोई इकोनॉमिक्स, कोई फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं, कोई जर्नलिज्म के बारे में बता रहे हैं। तो ये डिस्कशन हमारा हो जाता है, और फिर बाकी एक दूसरे से मिलना जुलना, सीखना, और म्यूजिक करना, प्लेज, स्किट्स करना, ये सब तो हम कर ही रहे हैं। ये सब चीजें हुई। और आई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन दिल्ली एंड परहैप्स इंडिया, जिन्होंने डिप्लोमा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जापानीज में पार्ट टाइम डिप्लोमा किया था मैंने, फिर ये एग्जाम क्लियर किया। तो एक नया दरवाजा खुलता है, और एक नई बात हमेशा ही अपने पर्सनालिटी में नई बात ले आती है। Not only Hindi, not only English, but Japanese also and many more. बस इंटरेस्ट है लैंग्वेजेस में, शायरी भी करते हैं तो थोड़ी उर्दू भी सीखते हैं। बिल्कुल। और संस्कृत अपनी बड़ी क्लासिकल भाषा तो है ही, तो संस्कृत क्योंकि क्लास में भी पढ़ाना होता है, एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेचर की बात करते हैं, थोड़ी बहुत संस्कृत भी सीखते हैं। और उसमें तो बहुत अच्छा साहित्य है संस्कृत में। तो और भोजपुरी तो है ही अपनी मातृभाषा ही मैं कहूँगा। बोली और भाषा में अंतर मैं नहीं करता ज्यादा। सो आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, और इसके साथ साथ आप फ्यूचर जनरेशंस और लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली इन विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके लिए कोई मैसेज हो तो वो आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, फ्यूचर की जहां तक बात है, मैं ज्यादा फ्यूचर पे लेके इतना सोचता नहीं हूँ। इतना मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे एम्बिशंस हैं, ये करना है वो करना है, लिस्ट बना के रखे, और या फिर बहुत चिंता है कि क्या करेंगे क्या। मतलब
मैं सोचता हूँ कि अगर अपने प्रेजेंट को सुधार लिया जाए और अपने वर्तमान में आप अपने काम में अच्छा कर रहे हैं योगदान, और आप अपने आप से खुश हैं, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा ही होगा। दरअसल मैंने इतना पहले सोचा भी नहीं था कि मैं तुरंत ऐसे 25 साल के एज में प्रोफेसर बन जाऊंगा। यंगेस्ट प्रोफेसर था मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे, जब ज्वाइन किया 2022 में। और फिर जापानीज भी जैसे जैसे जो मुझे अच्छा लगा सीखता गया। तो ये है कि एक लाइफ इज जर्नी, इज नॉट अ प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट एंड गोल। तो मुझे लगता है कि इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, और बहुत कुछ बाकी है करना निश्चित रूप से। हम एक प्लान तो बनाते हैं, तो रफली रहता है कि जो हमें अच्छा है मिल रहा है करने को, वो अच्छा करना है, अपने लिए भी करना है, औरों के लिए करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को काट के देखते हैं समुदाय से, अपनी सोसाइटी से या अपने कल्चर से, तो फिर आप हमेशा ही आइसोलेटेड फील करेंगे। जब आप कनेक्टेड फील करोगे, बिकॉज आई मेंशन्ड आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं जो महसूस करता हूं दुनिया को, मेरे लिए जो है पूरी एंटिटी, पूरी कायनात कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। मैं इस कायनात का ही हिस्सा हूँ। ये देश, ये समाज और पूरा वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक प्रिंसिपल रहा है, तो दुनिया अगर परिवार मानते हैं तो फिर आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो आप अपने लिए जो करें वो दुनिया के लिए भी है, जो दुनिया के लिए करेंगे वो अपने लिए भी है। तो इस तरह से सेल्फ और अदर का डिवाइड जो है वो खत्म हो जाता है। तो मैं जो एक्टिविज्म कर रहा हूँ, इंक्लूजन के लिए काम कर रहा हूँ, एक्सेसिबिलिटी के लिए काम कर रहा हूँ, और ये डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि बाकी समाज को भी जोड़ के काम करना है। मैं फोक कल्चर को लेके काम कर रहा हूँ। कॉलेज में हमने पहली सोसाइटी बनाई, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी सोसाइटी है जो कि फोक लिटरेचर, फोक कल्चर, फोक डांस, फोक म्यूजिक को लेके काम करती है। मैं उसका कन्वीनर हूँ और फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो हम जो जमीन से जुड़े हुए बच्चे हैं, लोग हैं, उनके कला, उनके ज्ञान को हमें आगे ले जाना एक काम रहता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है बेहतर इंसान बनना भी जरूरी है। तो मैं यही कोशिश रहती है कि अगर मेरे क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, अगर मेरी क्लास को लेने के बाद उनमें अगर थोड़ी बहुत बेहतरी हो जाती है, वो बेहतर इंसान बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये भी सफलता है। तो अगर मैं खुद बेहतर इंसान बन जाऊं, ये भी एक मेरा फ्यूचर गोल हो सकता है। और और मेरे से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन अगर लेके और बाकी लोग भी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो ये अपने आप में एक फ्यूचर गोल है, उपलब्धि भी होगी। तो इस दिशा में काम है और अपना चल रहा है अपनी अपनी गति से। तो ये चीजें हैं, बाकी देखते हैं ऐसे आने वाले समय में जो अच्छा लगेगा, जो हमें आनंदित करेगा, जो दूसरों को भी आनंदित करे, वो काम किया जाए। थैंक यू दीपक कुमार गुप्ता जी इस पॉडकास्ट के लिए। हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नया पता चला, जैसे कि हमें किस तरीके से अपने सेंसेस का सदुपयोग करना है, और हमें एक सेट मेंटेलिटी को हटाकर यूनिवर्सल डिजाइन की तरफ जाना है, और हमें एक बेहतर इंसान भी बनना है। ये बहुत जरूरी है। मैं एंड में एक बात कहना चाहूंगा अपने दृष्टिबाधित या अपने विकलांग, दिव्यांग जो कह लें साथियों से भी, और जो सकलांग वर्ग है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन सब से। देखिए, पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी से कहूंगा कि आप और आप अलग नहीं है। अपने को अलग थलग करके मत देखिए समाज से। और दूसरी तरफ जहां अलगाव है, उसको पाटने के लिए हमें भी काम करना है। और उसके लिए हम ये भी सोचे कि हमें औरों ने क्या किया है, यही बस ना सोचे हम क्या कर रहे हैं, औरों के लिए भी सोचना है। प्लस अपने को कमतर नहीं मानना है कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हम किसी से कम भी क्यों सोचे। तो हम जहां है, जिस परिस्थिति में है, अपने जो क्षमताएं हैं उसका विकास करते रहिए। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं आसपास, तभी दुनिया चल रही है। तो सबसे मिलके सबके साथ जरूर आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे नॉन डिसेबल फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं कहूंगा कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। विकलांगता कोई हमें एलियन या कोई नया शक्ति या कोई हमें कमतर इंसान नहीं बना देती। तो मुझे लगता है डिसेबिलिटी जस्ट डाइवर्सिटी। तो आप एक जस्ट अनदर वे ऑफ बीइंग समझिए।
तो हम डिसेबल्ड हैं, लेकिन हम केवल डिसेबल्ड नहीं है, हम पहले पर्सन व्यक्ति हैं। तो हमें मित्रता की जरूरत है आपकी, और ये सहानुभूति नहीं, समानुभूति, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की जरूरत है। तो हम दोनों लोग मिलके डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड एक बेहतर, और मुझे लगता है एक ज्यादा ही समावेशी इंक्लूसिव वर्ल्ड बना सकते हैं। तो बस एक साथ चलने की जरूरत है, इतना ही कहूंगा। थैंक यू। तो इस पॉडकास्ट में आप लोगों ने शायद कुछ सीखा होगा। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त कर दें, और फ्यूचर में द सोल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।